बैक्टीरिया। ओके, फ्लैजिला पिलाई ये सब हो गया था हमारा, ठीक है। सर वो लाइसोजाइम था जो सेल वॉल पर अटैक करता है बैक्टीरिया की। क्या बोल रहे हो बेटा, दोबारा रिपीट करो। सर वो लाइसोसोम था या लाइसोजाइम था जो सेल वॉल पे अटैक करता है बैक्टीरिया की। लाइसोजाइम है बेटा, एंजाइम है वो, लाइसोजाइम, लाइसोजाइम ये एंजाइम का नाम है बेटा। हमारे सलाइवा में भी तो होता है ये। अच्छा बेटा, हम लोगों ने मीजोसोम्स पढ़ रहे थे शायद, यस। हम लोगों ने जो पढ़ लिया था ग्लाइकोकैलिक्स पढ़ लिया था पूरा, फ्लैजिला पढ़ लिया था। फ्लैजिला में बेसल बॉडी, हुक और फिलामेंट ये पढ़ लिया था। बेसल बॉडी में जो रिंग होती है वो पढ़ लिया था हम लोगों ने। पिलाए पढ़ लिया था, पिलाए। पिलाए याद करो, पिलाए दो टाइप के होते हैं, एक तो लार्जर होते हैं और एक स्मॉलर होते हैं। लार्जेस्ट को सेक्स पिलाई कहते हैं। हाँ, सेक्स पिलाए बोलते हैं, या एफ पिलाए। और स्मॉलर को क्या बोलते हैं, फिम्बरी। फिम्बरी। हाँ, ये बताया था तुम लोगों को मैंने। ओके, सेक्स पिलाए कंजुगेशन ट्यूब बनाते हैं और डीएनए प्लाज्मिड को ट्रांसफर करने में मदद करते हैं। उसके बाद हम लोगों ने तुम्हारा ये सेल एनवलप पढ़ा था, ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स ग्लाइकोकैलिक्स तुम लोगों को मैंने बताया था, कैप्सूल हो सकता है या स्लाइम लेयर। कैप्सूल थोड़ा हार्ड और थिक होता है और वो पॉलीसेकेराइड और पॉलीपेप्टाइड्स का बना होता है, लेकिन स्लाइम लेयर केवल और केवल किसकी बनी होती है, पॉलीसेकेराइड्स की। ठीक है, ये हमने डिस्कस कर लिया था। एक एल फॉर्म बैक्टीरिया बताया था तुम लोगों को, एल फॉर्म। किसको याद है कि एल फॉर्म बैक्टीरिया क्या होता है? ये सर लिस्टर हाँ, जिसकी लाइसोसोम उसकी सेल वॉल को ब्रेक कर देता है। हाँ, लाइसोजाइम, जिसकी सेल वॉल लाइसोजाइम याद रखना, लाइसोजाइम डिसॉल्व कर दे वो एल फॉर्म बैक्टीरिया होता है, लिस्टर फॉर्म। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने बेटा देखा था जो सेल वॉल ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव की। ग्राम नेगेटिव की जो सेल वॉल होती है वो डबल लेयर रहती है। एक ऊपर तो एलपीएस की लेयर होती है, लिपोपॉलीसेकेराइड की, जो थिक होती है, और इनर लेयर पेप्टाइडोग्लाइकन की रहती है। लेकिन जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं उनकी सेल वॉल ओनली एंड ओनली सिंगल लेयर है। ठीक है, और किसकी बनी हुई है, पेप्टाइडोग्लाइकन की। ये हमने डिस्कस कर लिया था। हम लोग मीजोसोम्स पढ़ रहे थे। ठीक है, तो मीजोसोम्स को एक बार स्टार्ट करते हैं। तो तुम लोगों को मैंने मीजोसोम्स के बारे में ये पॉइंट बता दिया था कि माइक ऑफ कर लेंगे बेटा, किसका ऑन है? हाँ, सब माइक ऑफ रखेंगे। हम लोगों ने साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनिल्स में मीजोसोम्स पढ़ रहे थे। तो मीजोसोम्स क्या होते हैं, कुछ नहीं होते, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एक्सटेंशंस होते हैं, इनफोल्डिंग्स होती हैं, इन्वेजिनेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। मेरा माइक किसका ऑन है? झलक बेटा माइक ऑफ करो अपना। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग्स ही रहती हैं। तो जो सेल मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरिया इन्वेजिनेट्स इन साइटोप्लाज्म एट डिफरेंट प्लेसेस एंड फॉर्म मीजोसोम्स। मीजोसोम्स को एक कॉन्ड्रॉइड भी बोलते हैं, ये भी मैंने डिस्कस किया था तुम लोगों के साथ। ठीक है, कॉन्ड्रॉइड बोलने का कारण ये है क्योंकि मीजोसोम्स ना रेस्पिरेशन में भी मदद करते हैं। अच्छा, जो एक्सटेंशंस होती हैं मीजोसोम्स की वो किस फॉर्म में हो सकती है, वेसिकल्स की फॉर्म में, ट्यूब्यूल्स की फॉर्म में, ट्यूब्यूल्स लैमेली। हाँ बिल्कुल सही, ये तुम लोगों को याद रखना होगा, इंपॉर्टेंट है बेटा, बार बार बोल रहा हूँ, उस पर क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अभी मीजोसोम्स खत्म नहीं हुआ है, इसको आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, हाँ सुनना, अगर हम बात करें मीजोसोम्स की, मीजोसोम्स नेक्स्ट पॉइंट जो लिख रहे हैं, दे आर फंक्शनली सिमिलर टू माइटोकॉन्ड्रिया। दीज आर functionally mitochondria like structure, mitochondria like structure। माइटोकॉन्ड्रिया किस में मदद करता है, रेस्पिरेशन में मदद करता है ना, एटीपी वगैरह बनाना है, रेस्पिरेशन में मदद करता है, एरोबिक रेस्पिरेशन में। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर एंजाइम्स होते हैं कुछ, तो वही मीजोसोम्स भी इसमें मदद करता है। तो मैं लिख देता हूँ ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स जो हमारे एरोबिक रेस्पिरेशन में काम आते हैं, ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स
ये किस में काम आते हैं ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स? ये काम आते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन में, एरोबिक रेस्पिरेशन में। ठीक है, तो ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स आर फाउंड इन मीसोसोम्स, आर फाउंड इन मीसोसोम्स। तो ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स मीसोसोम्स के अंदर रहते हैं और वो एरोबिक रेस्पिरेशन में मदद करते हैं। ठीक है, अगर हम देखें मीसोसोम्स को, मीसोसोम्स एक्चुअली ना दो टाइप के होते हैं। एक होता है पेरिफेरल मीसोसोम, पेरिफेरल मीसोसोम, और एक होता है सेंट्रल मीसोसोम। अब ये क्या है सुनो, सेंट्रल मीसोसोम, ये जो पेरिफेरल मीसोसोम होता है बेटा, पेरिफेरल मीसोसोम नाम ही बोल रहा है पेरिफेरल, पेरिफेरल मतलब पेरिफेरी पे, ये जो है सेल मेम्ब्रेन के पास ही मिलेगा। ठीक है, और इसका मेन फंक्शन रेस्पिरेशन है। सुन लो उसके बारे में, पेरिफेरल मीसोसोम के बारे में सुनेंगे। पेरिफेरल है मतलब पेरिफेरी पे होगा, सेल मेम्ब्रेन के पास ही रहेगा। दे आर सिचुएटेड, they are situated near the cell membrane, near the cell membrane, ये सेल मेम्ब्रेन के नजदीक होगा। ठीक है, नियर द सेल मेम्ब्रेन, और इनका मेन फंक्शन होता है, एंड देयर मेन फंक्शन, ये इंपॉर्टेंट है जो लिखेंगे इनका फंक्शन, एंड देयर मेन फंक्शन इज सेल रेस्पिरेशन, इस सेल रेस्पिरेशन में मदद करेगा ये। ठीक है, एंड सेल वॉल सिक्रीशन, सेल वॉल को बनाने में भी मदद करता है। पेप्टाइडोग्लाइकन की होती है ना सेल वॉल, उसको बनाने में मदद करता है। तो उसके दो फंक्शन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है सेंट्रल मीसोसोम, सेंट्रल मीसोसोम, सेंट्रल मीसोसोम क्या करता है, सेंट्रल है मतलब ये डीप, ये साइटोप्लाज्म के डीप तक सिचुएटेड होता है, दे सेंट्रल पार्ट तक, दे आर सिचुएटेड, they are situated deep in cytoplasm, deep in cytoplasm, and their function, and their function is providing help, and their function, and their function is DNA replication, DNA replication में मदद करते हैं, and cell division, and cell division, cell division में भी मदद करते हैं। ठीक है, actually these are connected with the nucleoid, these are connected with न्यूक्लियोइड। तुम्हें पता है सबको क्या होता है एक्चुअली, क्या बोलते हैं ये जो पेरिफेरल और सेंट्रल मीसोसोम बनाए ना, एक्चुअली क्या है देख, सुनेंगे ध्यान से। ये सपोज करो ये सेल वॉल है, ठीक है, मीसोसोम्स बना रहे हैं, सेल मेम्ब्रेन की एक्सटेंशन हुई, जो इनर सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं ना, फोल्डेड होती है, एक्सटेंशन हुई कुछ। अब देखेंगे इसमें जो इनफोल्डिंग्स बनाई है हम लोगों ने, एक तो बनाई है जो पेरिफेरी पे रह रही है, छोटी है, ये पेरिफेरल मीसोसोम कहलाते हैं। ये क्या है, पेरिफेरल मीसोसोम्स। ठीक है, और एक इनफोल्डिंग्स है जो वो डीप तक जा रही है, देखो। ठीक है, अब ये सपोज करो न्यूक्लियोइड है, किसका न्यूक्लियोइड है, बैक्टीरिया का डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए, इसको न्यूक्लियोइड बोलते हैं, न्यूक्लियोइड। ठीक है, कुछ कनेक्ट होते हैं। तो ये जो मीसोसोम्स बना रहे हैं, जो इस न्यूक्लियोइड से कनेक्ट हो रहे हैं, ये सेंट्रल मीसोसोम। ये क्या है, सेंट्रल मीसोसोम्स डीप तक जाते हैं। तो पेरिफेरल मीसोसोम और सेंट्रल मीसोसोम में तुम डायग्राम से देख सकते हो, ये जो पेरिफेरल है वो पेरिफेरी पे ही है, छोटे से इनफोल्डिंग्स हैं। जो डीप है, जो बड़ी इनफोल्डिंग्स हैं, उनको हम सेंट्रल मीसोसोम्स बोलते हैं। तो पेरिफेरल मीसोसोम्स हैं, ये किस में काम आती हैं, इनका फंक्शन होता है, इनका फंक्शन रेस्पिरेशन में, सेल वॉल सिक्रीशन। हाँ सेल वॉल सिक्रीशन में, सेल वॉल सिक्रीशन में। ठीक है, और सेंट्रल मीसोसोम का फंक्शन डीएनए रेप्लिकेशन में, देखो न्यूक्लियोइड से अटैच्ड है ये, डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, और सेल डिवीजन। तो क्वेश्चन में ये पूछ सकता है
कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ मीजोसोम्स, तो बोल देगा फर्स्ट रेस्पिरेशन, सेकंड सेल वॉल सिक्रीशन, थर्ड डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल डिवीजन, फोर्थ ऑल ऑफ द अबव। तो ऑल ऑफ द अबव सही होगा उसमें आंसर। तो ये हम दीज ऑल आर द फंक्शन ऑफ द मीजोसोम्स। तो ये हम लोगों ने मीजोसोम्स के बारे में पढ़ा। तो तुम लोगों को मीजोसोम्स के बारे में क्या याद रखना होगा, एक तो ये याद रखना होगा कि ये सेल मेम्ब्रेन की इन्वेजिनेशंस होती हैं। ये इन्वेजिनेशंस ट्यूब्यूल्स की फॉर्म में हो सकती हैं, वेसिकल्स की फॉर्म में हो सकती हैं और लैमेले की फॉर्म में हो सकती हैं। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि दो टाइप की होती है, सेंट्रल और पेरिफेरल। सेंट्रल और पेरिफेरल, इनके फंक्शन भी लिख लिए। तो हम लोगों को ये यहाँ पे म्यूजियम्स हमारा खत्म होता है। ठीक है, तो हम लोगों ने साइटोप्लाज्मिक सेल ऑर्गेनिज्म में म्यूजियम्स को पूरा कवर कर लिया है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे जो टॉपिक है वो हम पढ़ने जा रहे हैं, जो सेकंड पार्ट पढ़ेंगे इसका, स्टोरेज ग्रैन्यूल्स। स्टोरेज ग्रैन्यूल्स या फिर इंक्लूजन बॉडीज। इसके बैक्टीरिया के, यू बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में ना, इसके साइटोप्लाज्म में कुछ स्टोरेज बॉडीज मिलती हैं जो कुछ स्टोर करके रखती हैं, उनको इंक्लूजन बॉडीज भी बोला जाता है। तो इसमें हम पॉइंट लिख देते हैं, these storage granules are the reserve material in prokaryotic cell, ठीक है। reserve materials in prokaryotic cells are stored in cytoplasm, in form of storage granules, या inclusion bodies, ठीक है। इनको इंक्लूजन बॉडीज भी बोला जाता है। ठीक है भाई, ये इंक्लूजन बॉडीज स्टोरेज ग्रैन्यूल्स है, इन पे कोई मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होगा। दे लाई फ्री इन साइटोप्लाज्म, ध्यान रखना, क्योंकि मेम्ब्रेन बाउंड कोई सेल ऑर्गेनिल कोई स्ट्रक्चर मिलता ही नहीं है इसमें, प्रोकैरियोट्स में। तो ये पॉइंट लिख भी लेते हैं चाहे। these are not membrane bound, ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते हैं। ठीक है, दो टाइप के होते हैं ये जो स्टोरेज ग्रैन्यूल्स होते हैं। अब मैं नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूँ, स्टोरेज ग्रैन्यूल्स दो टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। तो पहला टाइप पढ़ेंगे ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स, और एक होते हैं वॉलेटिन ग्रैन्यूल्स। इसकी स्पेलिंग वॉल्यूटिन ग्रैन्यूल्स, ठीक है। तो ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स, नाम बोल रहा है ग्लाइकोजन, देखो नाम ही बोल रहा है, क्या स्टोर करेगा, कार्बोहाइड्रेट को। दे स्टोर कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, नाम बोल रहा है। वॉलेटिन ग्रैन्यूल्स, इसमें थोड़ा ध्यान रखना है। वॉलेटिन ग्रैन्यूल्स जो होते हैं बेटा, ये फॉस्फेट को स्टोर करके रखते हैं। दीज वॉलेटिन ग्रैन्यूल्स आर फॉस्फेट, ध्यान रखना, ये फॉस्फेट स्टोरेज बॉडीज, ठीक है, आर फॉस्फेट स्टोरेज रिजर्वायर, ठीक है, ये फॉस्फेट को स्टोर करके रखते हैं। तो बेटा ये हमारे खत्म हो गया, ये भी स्टोरेज ग्रैन्यूल्स। इंक्लूजन बॉडीज क्या होती हैं, ये कुछ स्टोर करके रखती हैं, मेम्ब्रेन नहीं होंगी। ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स, नाम बोल रहा है ग्लाइकोजन, कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करेगा, और वॉलेटिन किसको स्टोर करेगा, फॉस्फेट को। तो इतना याद रखना थोड़ा बेटा, ये इंपॉर्टेंट है। फॉस्फेट जरूरी होता है ना एटीपी बनाने के लिए। एटीपी इज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, तुम्हें पता होगा। ठीक है, तो बेटा ये हो गया हमारा स्टोरेज ग्रैन्यूल्स। तो थर्ड हम पढ़ेंगे साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल में, वो पढ़ने जा रहे हैं हम न्यूक्लियोइड के बारे में। न्यूक्लियोइड, ठीक है, न्यूक्लियोइड, इसका क्रोमोसोम जो होता है, इस न्यूक्लियोइड को हम क्या क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोलते हैं जीनोफोर, इसको बोलते हैं हम इंसिपिएंट न्यूक्लियस, हाँ ठीक है, जीनोफोर। प्रो क्रोमोसोम भी बोल देते हैं, प्रो क्रोमोसोम, ठीक है, प्रिमिटिव है क्रोमोसोम इसका। ठीक है, अब सुनो,
इसमें कोई इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो होगी नहीं, कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट, न्यूक्लियोलस भी नहीं होता, तुम लोगों को पता होगा, न्यूक्लियोलस पढ़ा रखा है तुम्हें, न्यूक्लियोलस भी नहीं होता, ठीक है। तो केवल एक क्रोमोसोम है डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए, कुछ इस टाइप का डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर, डीएस मतलब डबल स्टैंडर्ड बेटा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए ही होता है, ठीक है। तो ये डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है, इनफैक्ट इसको बोलते हैं नेकेड डीएनए। कोई बताएगा इसे नेकेड डीएनए क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें हिस्टोन्स प्रोटीन नहीं होते। हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं होते हैं। वेरी गुड बेटा, एक्सीलेंट। इसमें दे आर हिस्टोन फ्री, हिस्टोन प्रोटीन्स आर नॉट प्रेजेंट, हिस्टोन ये पॉजिटिव चार्ज प्रोटीन्स होते हैं, हिस्टोन प्रोटीन्स आर नॉट प्रेजेंट, लेकिन इसमें नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं, बट नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स आर प्रेजेंट like polyamines, non-histone proteins are present like polyamines, ये मैंने बताया था, polyamines होते हैं, ठीक है। इसलिए इसके डीएनए को क्या बोलते हैं? नेकेड डीएनए बोलते हैं। तो ये इसके डीएनए के बारे में बात हो गई है, ठीक है, थोड़ा याद रखेंगे, ये सारी बातें हो गई हैं। ये जो न्यूक्लियोइड होता है, मैंने तुम लोगों को बताया था कि जो सेंट्रल मेसोसोम होता है वो न्यूक्लियोइड से अटैच्ड होता है, तुम लोगों को याद हो तो अभी डायग्राम में बनाया था। ये जो सेंट्रल मेसोसोम Yes, sir. होता है ये न्यूक्लियोइड से अटैच रहता है, तभी तो रेप्लिकेशन में मदद करेगा। तो इस बात को मैं याद रहना चाहिए, मैं लिख नहीं रहा यहाँ पर, ठीक है। तो सेंट्रल मेसोसोम इज अटैच विद द न्यूक्लियोइड, ठीक है। अच्छा, एक चीज और सुनना, जिससे बैक्टीरिया है, ये सेल मेम्ब्रेन इनफोल्डिंग हो रही है उसकी, एक तो उस पे मैंने बताया था इसको न्यूक्लियोइड है, ये तो न्यूक्लियोइड है, ये वाले पार्ट के हैं सेंट्रल मेसोसोम्स हैं जो से अटैच्ड हैं, सेंट्रल मेसोसोम्स। और इसमें एक और स्ट्रक्चर होता है छोटा सा, डबल Extra स्टैंडर्ड DNA, plasmid. वेरी गुड, इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मिड, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मिड, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए दैट इज अ प्लाज्मिड। ये प्लाज्मिड भी डबल स्टैंडर्ड होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है, ये प्लाज्मिड भी डबल स्टैंडर्ड होता है, ठीक है, डबल स्टैंडर्ड होता है प्लाज्मिड, ये सर्कुलर होता है, कैन सेल्फ रेप्लिकेट, कैन replicate independently to main chromosome, main chromosomal DNA, मेन क्रोमोसोमल डीएनए, उसको क्या बोलते हो तुम? न्यूक्लियोइड। तो इसमें कुछ इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो प्लाज्मिड क्या होता है? डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, ठीक है, स्पेलिंग सही कर लेंगे इसकी, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, ठीक है, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर, और कैन रेप्लिकेट इंडिपेंडेंट टू द मेन क्रोमोसोम। ये जो डीएनए है ये इसके बिना इसके इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट कर पाता है ये, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट बात और प्लाज्मिड के बारे में, तुम लोगों को याद होगा मैंने कल कंजुगेशन ट्यूब बताई थी, कंजुगेशन ट्यूब, कंजुगेशन ट्यूब कैसे बनती है कोई बताएगा? सर लॉन्गर प्लाई, जब प्लाई जब लॉन्ग, हाँ, कौन से प्लाई So होते हैं वो? larger. लार्जर प्लाई जब वो बनाते हैं दो Sex जोड़ते हैं ply. डीएनए हाँ, भेजने के लिए। एफ प्लाई, एग्जैक्टली, एफ प्लाई, ठीक है, सेक्स प्लाई होते हैं, फॉर ट्रांसफर ऑफ न्यूक्लियर, नहीं प्लाज्मिड। हाँ, डीएनए यस, एफ प्लाई भी बोलते हैं इनको, जो कि इस कंजुगेशन ट्यूब से प्लाज्मिड का ट्रांसफर हो पाता है दूसरे बैक्टीरिया में, ट्रांसफर ऑफ प्लाज्मिड
टेक्स प्लेस। ठीक है, तो ये हम लोगों ने पढ़ा था। तो एक बार ना नीट का ही क्वेश्चन आया था इस पीएमटी हमारे प्री मेडिकल एग्जाम में। व्हाट इज ट्रू अबाउट प्लाज्मिड, प्लाज्मिड के बारे में क्या ट्रू है। तो उन्होंने लिखा था डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए पहले ऑप्शन में। फिर एक ऑप्शन में लिखा था कैन रेप्लिकेट इंडिपेंडेंटली टू द न्यूक्लियोइड, कैन रेप्लिकेट इंडिपेंडेंटली। ठीक है, तीसरा ऑप्शन लिखा था it can also transfer to other bacteria, it can also transfer to other bacteria। चौथा लिखा था मेन क्रोमोसोम ऑफ बैक्टीरिया। तो उसमें था कि इस प्लाज्मिड के में कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। फोर्थ स्टेटमेंट। फोर्थ वन। हाँ फोर्थ, हाँ बिल्कुल सही। तो बेटा ये थोड़ा याद रखना, प्लाज्मिड के बारे में हम लोगों ने ये प्लाज्मिड के बारे में भी पढ़ लिया। तुमने सही आंसर दिया, फोर्थ इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, तो ये हमारी पूरी प्लाज्मिड के बारे में बात हो गई, न्यूक्लियोइड के बारे में बात हो गई। अब अभी प्लाज्मिड के बारे में एक चीज और बताता हूँ तुम्हें। प्लाज्मिड ना बहुत टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो कुछ मैं तुम्हें बताता हूँ टाइप्स ऑफ प्लाज्मिड, जो तो तुम्हारे सिलेबस के लिए इंपॉर्टेंट है, मैं वो बताता हूँ। टाइप्स ऑफ प्लाज्मिड, ठीक है, टाइप्स ऑफ प्लाज्मिड। तो इनके ना बहुत सारे टाइप्स हैं, बहुत सारे, लेकिन जो तुम्हारे सिलेबस के लिए इंपॉर्टेंट है मैं वही बताऊंगा। तो सबसे पहला तुम लोगों को हमने पढ़ाया भी था एफ और फर्टिलिटी फैक्टर। फर्टिलिटी जिन पे फर्टिलिटी फैक्टर होता है, एफ और फर्टिलिटी फैक्टर मतलब एक ऐसा प्लाज्मिड जिसके पास क्या हो, कौन सा फैक्टर हो, एफ प्लस फैक्टर हो। ये एफ प्लस फैक्टर जो होगा तभी तो वो पिलाए बनेगी, सेक्स पिलाए। ये एफ प्लस फैक्टर ही सेक्स पिलाए बनाता है। ठीक है, तो इसमें तुम लोगों को मैंने एक चीज बताई थी कि भाई एक बैक्टीरिया है, ठीक है, इसकी हम सेल मेम्ब्रेन नहीं बना रहे, ये इसका एक प्लाज्मिड है और इस पे यहाँ पर एक फैक्टर है, एफ प्लस फैक्टर है इस पे, तो इस पे सेक्स पिलाई भी है। ठीक है, एक बैक्टीरिया है, इसका मेन क्रोमोसोम बना लेते हैं, ये इसका मेन क्रोमोसोम बना दिया, इसका ये मेन न्यूक्लियोइड बनाया, इस पे एफ प्लस फैक्टर नहीं है, तो ये सेक्स पिलाई क्या करेंगी, कंजुगेशन ट्यूब बनाएंगी, तुम लोगों को पता है। ठीक है, कंजुगेशन ट्यूब बनेगी, इसको बोल देते हैं हम कंजुगेशन, हाँ कंजुगेशन ट्यूब। ठीक है, इस प्लाज्मिड में हल्का सा यहाँ पे कट लगता है। ठीक है, कट लग ठीक है, ठीक है। अब क्या होता है, यहाँ से प्लाज्मिड ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाता है और इसके अंदर आना चालू हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो डोनर है, ये जो डोनेट कर रहा है इसको डोनर बोलेंगे, ये जो रिसीव कर रहा है इसे बोल देंगे रेसिपिएंट। ये जो डोनर होगा, डोनर को हम मेल बोल सकते हैं, एफ प्लस मेल, है ना, और इसको हम क्या बोल सकते हैं, फीमेल बोल सकते हैं इनको, एफ नेगेटिव स्टेराइल मेल। वेरी गुड, एग्जैक्टली सही बोला तुम लोगों ने, स्टेराइल मेल, एफ माइनस स्टेराइल मेल, बिल्कुल सही बोला, एब्सोल्युटली करेक्ट। अब क्या होगा, ये प्लाज्मिड यहाँ से जाना चालू हो जाएगा और क्योंकि ये रेप्लिकेट भी कर पा रहा है, सेल्फ रेप्लिकेट, तो अपना भी ये लॉस नहीं कर रहा है, अपना भी रेप्लिकेट करता जा रहा है और ट्रांसफर भी करता जा रहा है। तो कुछ समय बाद हम लोग ऐसा देख पाएंगे कि यहाँ पर भी एफ प्लस आ जाएगा, आ जाएगा नहीं आ जाएगा, सोचो, तो ये ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो यहाँ से एफ प्लस भी आ जाएगा, तो ये भी कुछ समय बाद क्या बन जाएगा, मेल, जिसपे जब इस पे एफ प्लस आ जाएगा। तो ये होता है पूरा ट्रांसफर ऑफ द जेनेटिक मटेरियल यूजिंग द कंजुगेशन ट्यूब। अच्छा, हाँ जो हाँ, कुछ रेसिपिएंट कोई रहेगा उसमें प्लाज्मिड रहेगा पहले, क्या अबे थोड़ा तुम्हारा वॉइस कम आ रही है बेटा, क्या कह रहे हो, तो इसमें प्लाज्मिड रहेगा, इस वाले में डोनर में, रेसिपिएंट में। रेसिपिएंट में, ये रेसिपिएंट में जब ट्रांसफर होगा तो इसमें भी आ जाएगा ना पूरा, ये प्लाज्मिड इसमें भी आ जाएगा, क्योंकि देखो डोनर वाला रेप्लिकेट कर पा रहा है,
मतलब ये साथ साथ रहते, ये ट्रांसफर भी कर पा रहा है और रेप्लिकेट भी हो रहा है साथ साथ, तो इसमें भी रहेगा और इसमें भी रहेगा। F+ जब इसमें आ जाएगा तो ये मेल बन जाएगा, ये भी सेक्स प्लाई बना लेगा, फिर ये किसी दूसरे के साथ कंजुगेशन ट्यूब बनाएगा। अभी बोलो बेटा। सर ये पूछ रहे थे कि जो रेसिपिएंट न्यूक्लियस है, मतलब बैक्टीरिया है, इसमें पहले वो रहेगा कि प्लाज्मिड? हाँ, अच्छा ये तुम्हारा आंसर अच्छे से समझ। जो रेसिपिएंट होगा ना बेटा, रेसिपिएंट में F+ वाला प्लाज्मिड नहीं है, जिसमें F फैक्टर है ना, वो वाला प्लाज्मिड नहीं है, कोई और हो सकता है, कोई और। मैंने बोला ना इसके टाइप्स बहुत सारे होते हैं, R प्लाज्मिड होता है, कॉल प्लाज्मिड होता है, ठीक है, बहुत सारे टाइप्स होते हैं प्लाज्मिड के, ठीक है। लेकिन इस वाले रेसिपिएंट में F+ वाला प्लाज्मिड नहीं है, जिसमें F+ फैक्टर है, वो नहीं है, ठीक है। तो F+ वाला फैक्टर नहीं है रेसिपिएंट में, तभी ट्रांसफर हो रहा है ये। समझ आया अब? यस सर। ओके डन। तो ये हो गया हमारा। अच्छा, कई केसेस में क्या होता है, थोड़ा सुनेंगे इस बात को। कई केसेस में क्या होता है बेटा, ये बैक्टीरिया है, ये इसका न्यूक्लियोइड है, ये क्या होता है, न्यूक्लियोइड, ठीक है। अब क्या होता है, इसमें एक कई बार प्लाज्मिड ना इस न्यूक्लियोइड के साथ अटैच हो जाता है, जिसपे F फैक्टर है, जिसपे कौन सा फैक्टर है, F फैक्टर प्रेजेंट है, प्लस लिख दिया। तो कई केसेस में क्या होता है बेटा, जो F+ फैक्टर है किसके साथ अटैच हो गया, इसके न्यूक्लियोइड के साथ, मेन DNA के साथ। तो इस पूरे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं एपिसोम। इस पे क्वेश्चन आ सकता है, तो क्या बोलते हैं हम, एपिसोम। इस पूरे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं एपिसोम, ठीक है। और इस सेल को, ये जो बैक्टीरिया का सेल है, इस सेल को बोलते हैं HFR, हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेंट। इसकी फुल फॉर्म होती है हाई, ये तुम्हें ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेंट, ठीक है, रिकॉम्बिनेंट। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है HFR, लेकिन एपिसोम पे क्वेश्चन आया हुआ है, तो एपिसोम तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। ओके, तो बेटा ये है हमारा F+ फर्टिलिटी फैक्टर, F+ फैक्टर के बारे में तो हम लोगों ने जो तुम्हें बताया, ठीक है, टाइप्स ऑफ प्लाज्मिड। आगे सुनना, एक और टाइप थोड़ा पढ़ लेते हैं। एक और सेकंड टाइप है प्लाज्मिड का, वो है R प्लाज्मिड। आर फैक्टर भी बोल देते हैं उसे, R फैक्टर, ठीक है, R फैक्टर। अब सुनो, ध्यान सुनना बेटा, R फैक्टर होता क्या है या R प्लाज्मिड होता क्या? R मतलब रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस मैं लिख देता हूँ, रेजिस्टेंट, ऐसे लिखते हैं, रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स, रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स, ठीक है, एंटीबायोटिक्स के लिए रेजिस्टेंट। अब सुनेंगे ध्यान से, ये है क्या। सपोज करो एक बैक्टीरिया है, इसका नाम है ई कोलाई। एक बैक्टीरिया है, ये भी ई कोलाई है। ई कोलाई की डिफरेंट स्टेज हो सकती है, ये स्ट्रेन है, मैं ऐसी रैंडमली लिख रहा हूँ RY13, और ये है RY11, ये स्ट्रेन है, स्ट्रेन का नाम लिख दिया मैंने। अब सुनो, इसका ये मेन न्यूक्लियोइड है, ये इसका मेन न्यूक्लियोइड है, इस पे एक प्लाज्मिड है, और इस प्लाज्मिड में ना एक फैक्टर है R फैक्टर, लेकिन इसके पास R फैक्टर वाला प्लाज्मिड नहीं है। R फैक्टर प्लाज्मिड इज एब्सेंट। ये R फैक्टर क्या होता है, सपोज करो ये जो R फैक्टर है, ये एक एंटीबायोटिक, सपोज करो टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन एक एंटीबायोटिक है बेटा। जब हम एंटीबायोटिक देते हैं ना तो बैक्टीरिया मर जाते हैं। एंटीबायोटिक, एंटी अपोजिट बायोटिक, बैक्टीरिया लिविंग लाइफ से लिया गया। तो जिस बैक्टीरिया के पास टेट्रासाइक्लिन के लिए R फैक्टर होगा, अलग अलग एंटीबायोटिक्स के लिए अलग अलग R फैक्टर बनते हैं। सपोज करो अगर हमने ये बैक्टीरिया को टेट्रासाइक्लिन मीडियम में डाल दिया, ई कोलाई को, इस वाले को, फर्स्ट वाले को, तो ये बैक्टीरिया मरेगा नहीं उसमें। क्यों नहीं मरेगा? क्योंकि उसके पास R फैक्टर मौजूद है, किसके लिए? टेट्रासाइक्लिन के लिए।
लेकिन अगर इस इकोलाई 2 को हमने टेट्रासाइक्लिन मीडियम में डाल दिया तो उस केस में ये वाला इकोलाई जो 2 है वो मर जाएगा। क्यों मर जाएगा? क्योंकि उसके पास आर फैक्टर नहीं है टेट्रासाइक्लिन के लिए। तो बेटा आर फैक्टर क्या होता है? आर फैक्टर एक ऐसा प्लाज्मिड है जिसके ऊपर एक जीन है जो रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक होता है। अलग अलग एंटीबायोटिक के लिए अलग अलग आर फैक्टर होते हैं। तो मैंने एक एग्जांपल दिया, इस केस में टेट्रासाइक्लिन के लिए रेजिस्टेंट आर फैक्टर है, तो इकोलाई 1 टेट्रासाइक्लिन मीडियम में नहीं मरेगा क्योंकि उसके पास आर फैक्टर है। इकोलाई 2 मर जाएगा। तभी तुम लोग याद रखो, तभी हम लोग जैसे कोई इंडिविजुअल है, सपोज करो एक इंडिविजुअल है, ठीक है, एक इंडिविजुअल बना लेते हैं। ये ना डॉक्टर के पास गया है, इसको मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस ने अटैक कर दिया है, इसको अटैक कर दिया है। तो इसको डिजीज हो गई है। कौन सी डिजीज? ट्यूबरक्लोसिस हो गई है, टीबी हो गया इसे। ठीक है, अब ये गया डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने भाई इसके इलाज के लिए इसे कुछ दवाइयां दी, कुछ एंटीबायोटिक दी। सपोज करो कैनामाइसिन दी। ये एंटीबायोटिक का नाम है, तुम्हें याद नहीं रखना, ठीक है। कैनामाइसिन दी, तो जब इसने खाई तो इसको कोई असर ही नहीं आया। ये अभी भी सैड ही है, इसको कोई असर ही नहीं आया, उसको टीबी ठीक ही नहीं हुआ। फिर गया डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने ये एंटीबायोटिक चेंज कर अब दे दी एम्पिसिलिन। जब एम्पिसिलिन दी तो इसको थोड़ा असर आने लगा, और जब थोड़ा असर आने लगा, एक मिनट, इसको थोड़ा असर आने लगा भाई, जैसे ये एंटीबायोटिक चेंज हुई, कौन सी दे दी? इसको एम्पिसिलिन दे दी। तो अब ये थोड़ा हैप्पी होने लगा। डेट मीन्स इस टीबी जो इसके अंदर बैक्टीरिया आया था, उसके पास एक आर प्लाज्मिड था इस एंटीबायोटिक के लिए, कैनामाइसिन के लिए। जब ये कैनामाइसिन खा रहा था ये इंडिविजुअल, तो बैक्टीरिया मर नहीं रहा था, जिसके कारण इसको टीबी ठीक नहीं हो रहा था। लेकिन जब डॉक्टर ने इसको एम्पिसिलिन सजेस्ट की, एम्पिसिलिन लेते ही वो बैक्टीरिया मरने लगे, क्योंकि एम्पिसिलिन के लिए उसके पास आर प्लाज्मिड नहीं था। ठीक है, तभी सारे बैक्टीरिया हर एक एंटीबायोटिक से नहीं मर पाते हैं। ठीक है, और आजकल तो बैक्टीरिया बहुत सारे आर प्लाज्मिड डेवलप कर लेते हैं, तभी तो बोलते हैं कि डॉक्टर के बिना गाइडेंस के एंटीबायोटिक्स नहीं लेनी चाहिए। खैर, तो आर रेजिस्टेंट आर फैक्टर होता क्या है, कुछ समझ आया बेटा? यस बेटा बोलो, किसको कुछ पूछना सर है? एक बार रिपीट कर दो। यस सर। आर फैक्टर रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स होते हैं। एंटीबायोटिक दोगे तो ये आर फैक्टर को कुछ नहीं होगा। जैसे मैंने इस केस में बताया था कि इस केस में एक इंडिविजुअल को मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस ने अटैक कर दिया है, तो ये डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने इसको कुछ एंटीबायोटिक्स दिए। तो पहले डॉक्टर ने कैनामाइसिन दी। जब कैनामाइसिन दी तो उससे कोई असर नहीं, ठीक नहीं हुआ ये इंडिविजुअल। क्यों नहीं ठीक हुआ? क्योंकि इस मायोबैक्टीरियम के पास, ये जो मायोबैक्टीरियम था, उसके पास एक प्लाज्मिड था। उस प्लाज्मिड में एक आर फैक्टर था, ऐसे लिख सकते हैं, आर फैक्टर था फॉर कैनामाइसिन, फॉर कैनामाइसिन। तो जब इस बैक्टीरिया को कैनामाइसिन दोगे तो ये मरेगा नहीं, ये सर्वाइव कर जाएगा, सर्वाइव कर जाएगा, क्योंकि आर फैक्टर है किसके लिए? कैनामाइसिन के लिए। अगर इसको हम एंटीबायोटिक सपोज करो एम्पिसिलिन दे दें, तो ये जो बैक्टीरिया था, ये मायोबैक्टीरियम, ये डाई कर जाएगा। क्या नाम है? एम्पिसिलिन देते ही डाई कर जाएगा। क्यों डाई कर जाएगा? क्योंकि इसके पास आर फैक्टर एम्पिसिलिन के लिए नहीं है। तो एग्जांपल, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एक बैक्टीरिया है, ये उसका प्लाज्मिड है, उसके पास टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट आर फैक्टर है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट आर फैक्टर है, ठीक है, और स्ट्रेप्टोमाइसिन रेजिस्टेंट आर फैक्टर है। अगर तुम इस बैक्टीरिया को टेट्रासाइक्लिन दोगे तो बताओ क्या ये बैक्टीरिया मरेगा या जिंदा रहेगा? बताओ। जिंदा रहेगा। बिल्कुल सही बोला, जिंदा रहेगा। अगर इसके तुम एम्पिसिलिन दोगे तो क्या ये बैक्टीरिया मरेगा, जिंदा रहेगा?
जिंदा रहेगा। सर जिंदा रहेगा। अगर तुम इसे ब्लियोमाइसिन दोगे मर तो ये क्या? जाएगा। डाइज, यस डाई एग्जैक्टली डाइज, मर जाएगा, क्योंकि उसके पास वो वाला जी आर फैक्टर है ही नहीं ब्लियोमाइसिन के लिए। तो आर फैक्टर क्या है, बस तुमको इतना याद रखना है, आर फैक्टर आर नथिंग, बस दे आर द रेजिस्टेंट टू द एंटीबायोटिक, वो एंटीबायोटिक्स के लिए रेजिस्टेंस होते हैं बस। तो यही है हमारा आर फैक्टर। तो हमने प्लाज्मिड दो टाइप के पढ़ लिए, जो हमें दो टाइप के ही पढ़ने, एफ प्लाज्मिड या एफ फैक्टर, और आर प्लाज्मिड या आर फैक्टर। तो टाइप्स ऑफ प्लाज्मिड भी खत्म, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हम पढ़ रहे हैं, ग्राम स्टेनिंग तो पढ़ ही चुके थे। तो नेक्स्ट जो टॉपिक हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया, ठीक है। तो बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। अब इसका लाइफ प्रोसेस पढ़ रहे हैं यहाँ पर। लाइफ प्रोसेस में सबसे पहले टॉपिक है न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया। न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया के न्यूट्रिशन के बारे में बात करें तो सबसे एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक न्यूट्रिशन जो होता है, डाइवर्सिटी जो होती है बैक्टीरिया में होती है, क्योंकि देखो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया भी हैं, डिकम्पोजर बैक्टीरिया भी हैं, पैरासिटिक बैक्टीरिया भी हैं, हेटरोट्रॉप्स। तो हर एक टाइप का न्यूट्रिशन बैक्टीरिया में मिलता है, हर एक टाइप का, ठीक है। तो बैक्टीरिया शोज most extensive metabolic diversity, जो बैक्टीरिया मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी शो करता है, इसका मतलब बैक्टीरिया, तुम लोगों को पता है बैक्टीरिया फोटोसिंथेटिक भी हो सकता है, बैक्टीरिया तुम्हारा पैरासिटिक भी हो सकता है, बैक्टीरिया डिकम्पोजर भी हो सकता है। तो इस दुनिया में जितने भी न्यूट्रिशन है वो सारे के सारे बैक्टीरिया में मिलते हैं। तो इसलिए मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी बैक्टीरिया के अंदर मिलती है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट, मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया जो होते हैं, मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया आर हेट्रोट्रॉपिक। ज्यादातर बैक्टीरिया बेटा हेटरोट्रॉपिक होते हैं। हेटरोट्रॉपिक तुम लोगों को पता होना चाहिए क्या होता है, पता है ना हेटरोट्रॉपिक क्या होता है? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो दूसरों पे डिपेंड होते हैं न्यूट्रिशन के लिए, बट कुछ के लिए डिपेंड रहते हैं। हाँ एग्जैक्टली, बट सम आर ऑटोट्रॉपिक ऑल्सो। ऑटोट्रॉपिक वो होते हैं जो अपना खाना खुद बनाए, ठीक है, दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड। तो ज्यादातर तो बैक्टीरिया हेटरोट्रॉपिक है, कुछ सम ऑटोट्रॉपिक है। अगर तुमसे पूछें कि मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया ऑटोट्रॉपिक एंड सम आर हेटरोट्रॉपिक, तो गलत स्टेटमेंट होगी। मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया आर हेटरोट्रॉपिक एंड सम आर ऑटोट्रॉपिक, ये सही स्टेटमेंट है, ठीक है। अब सुनो, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन बैक्टीरिया को हम अलग अलग उसमें हमने डिवाइड किया हुआ है, तो हम वो पढ़ेंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन, on the basis of nutrition bacteria are classified on the following three categories, तो तीन कैटेगरी हैं जिसपे इसको डिवाइड किया बैक्टीरिया को। तो एक एक करके पढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला कैटेगरी एज यूजुअल ऑटोट्रॉप्स। तो ऑटोट्रॉप्स बैक्टीरिया वो होंगे जो अपना खुद का खाना खुद बनाएंगे, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ। तो अब सुनो, ऑटोट्रॉप के ना दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से टाइप के होते हैं तुम लोगों को पता भी होगा शायद। फोटो ऑटोट्रॉपिक, हाँ फोटो ऑटोट्रॉपिक और कीमो ऑटोट्रॉपिक। कोई बच्चा मुझे बताएगा इन दोनों में क्या फर्क है? माइक ऑन करके कोई बच्चा बताए मुझे। सर फोटो मतलब सनलाइट और कीमो मतलब सनलाइट की प्रेजेंस में मतलब केमिकल्स द्वारा। हाँ ओके, अच्छा गुड। फोटो ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं? ऐसे बैक्टीरिया जो सनलाइट को यूज करते हैं, सनलाइट को यूज करेंगे, ठीक है, सनलाइट से एनर्जी लेकर अपना फूड बनाएंगे, ठीक है। तो ऐसे बैक्टीरिया जो सनलाइट को ले, लाइट एनर्जी ले, लाइट एनर्जी को यूज कर अपना फूड की सिंथेसिस करें, दे आर द फोटो ऑटोट्रॉप्स। कीमो ऑटोट्रॉप्स, कीमो ऐसे बैक्टीरिया जो केमिकल को ऑक्सीडाइज करें,
केमिकल्स को ऑक्सीडाइज करेंगे, वहां से एनर्जी लेकर अपना खाना बनाए, तो वो कीमो ऑटोट्रॉप्स है। नाम बोल रहा है, फोटो मतलब लाइट, कीमो मतलब केमिकल्स, ठीक है। तो अब इनको एक एक करके पढ़ लेते हैं। तो ऑटोट्रॉप्स दो टाइप के हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग ए पॉइंट में फोटो सिंथेटिक या फोटो ऑटोट्रॉप्स पढ़ लेते हैं। फोटो ऑटोट्रॉप्स हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे हमने डिस्कस किया, ये लाइट एनर्जी को यूज कर कर अपना खाना बनाएंगे। तो दे यूज लाइट एनर्जी फॉर फूड सिंथेसिस। फूड को बनाने के लिए ये लाइट एनर्जी को यूज करेंगे बैक्टीरिया, ठीक है। अच्छा, अब भाई जैसे प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स फोटो ऑटोट्रॉप्स हैं, तो वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। तो सनलाइट को एब्जॉर्ब करने के लिए पिगमेंट होना चाहिए। जैसे प्लांट्स पे तो क्लोरोफिल रहता है ना, पिगमेंट होता है क्लोरोफिल। तो इन बैक्टीरिया पे भी पिगमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो इनके अंदर फोटोट्रॉप्स के अंदर क्या मिलेगा, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स आर प्रेजेंट। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स आर प्रेजेंट। ये पिगमेंट्स क्या करते हैं, लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं बेटा। फोटोसिंथेसिस पिगमेंट्स आर present in cytoplasm of bacteria। ठीक है, कुछ इस तरह से होता है बेटा, सुनेंगे ध्यान से। ये भी ना म्यूजोम्स में ही होते हैं। जैसे सपोज करो सेल वॉल है, म्यूजोम्स हैं। पूरा नहीं बना रहे, थोड़ा सा बनाएंगे। तो इनके म्यूजोम्स में ना कुछ ऐसे लैमिना लाइक स्ट्रक्चर भी बनते हैं यहाँ पर। जैसे इसमें बना लेते हैं कुछ म्यूजोम्स में, इसको ऐसे यहाँ बना दो। कुछ म्यूजोम्स है ना ऐसे लैमिना लाइक स्ट्रक्चर भी होते हैं, लैमिला, ठीक है। फिर ट्यूब्स बन रही हैं, ये लैमिना लाइक स्ट्रक्चर। तो इन लैमिना लाइक स्ट्रक्चर पे ना बेटा क्या होता है, कुछ पिगमेंट्स होते हैं, कुछ पिगमेंट्स होते हैं। ये पिगमेंट कौन से हैं, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। ये क्या काम करते हैं, फोटो ऑटोट्रॉप्स में मदद करते हैं बैक्टीरिया को। और इस स्ट्रक्चर को, जहाँ लैमिना लाइक स्ट्रक्चर और पिगमेंट है, इस पूरे स्ट्रक्चर को क्रोमैटोफोर बोलते हैं। क्रोमैटोफोर। इस पे अभी क्वेश्चन आया था, ये जो ड्रॉपर बैच है, एलन के क्वेश्चन में आया था सीरीज में, क्रोमैटोफोर्स क्या होते हैं। तो क्रोमैटोफोर्स कुछ नहीं होते हैं, ये म्यूजोम्स ही हैं। उन म्यूजोम से फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, वही क्रोमैटोफोर कहलाता है। क्रोमैटो मतलब क्रोमैटिक कलर से लिया गया है, ठीक है। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स है ना, तो इसलिए क्रोमैटोफोर बोला है। तो थोड़ा ये याद रखेंगे, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं बेटा फोटोट्रॉप्स में, क्रोमैटोफोर्स पढ़ लिया, ठीक है। एक पॉइंट और लिखते हैं इसके बारे में। ये जो फोटो ऑटोट्रॉप्स है ना, तो these bacteria in these bacteria photosynthesis is non oxygenic। इसका कोई मतलब समझाएगा मुझे। हमने लिखा फोटोसिंथेसिस इज नॉन एक्सोजेनिक, नॉन ऑक्सीजेनिक, Without oxygen. विदाउट ऑक्सीजन, with no oxygen। विद नो ऑक्सीजन मतलब O2 के बिना। जैसे अब सुनो, O2 के बिना। नॉन ऑक्सीजन का मतलब क्या होता है, जो प्लांट्स होते हैं ना बेटा, प्लांट्स क्या करते हैं, वाटर को स्प्लिट करते हैं। वाटर को स्प्लिट करेंगे और ऑक्सीजन को रिलीज करेंगे। जैसे H2O ऑक्सीजन को रिलीज करेंगे, तभी तो हमारे एटमॉस्फेयर में ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस प्लांट्स ऑक्सीजन को एनवायरनमेंट में देते हैं। लेकिन ये जो बैक्टीरिया होते हैं, तो ये ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस के दौरान होता है। ये ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस के दौरान होता है, प्लांट्स करते हैं ऐसा। लेकिन जो बैक्टीरिया होता है बेटा, बैक्टीरिया वाटर को यूज नहीं करता। बैक्टीरिया जैसे H2S हाइड्रोजन सल्फाइड को यूज कर रहा है, तो ये जब इसको ब्रेक करेगा तो इससे क्या निकलेगा, सल्फर, ठीक है। तो ये तो जब इसको करेगा तब तो अपनी एनर्जी से वो अपना फूड बनाएगा। तो इसको बोलते हैं नॉन ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस करते हैं बैक्टीरिया। और ये ब्रेक कब होता है, ये लाइट के प्रेजेंस में ब्रेक होगा। ये कब ब्रेक होता है, लाइट के प्रेजेंस, तभी तो फोटो बोला, ठीक है। नॉन ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस करते हैं बैक्टीरिया, वो H2O को यूज नहीं करते, वो अदर देन H2O को यूज करते हैं, ठीक है। बस ये थोड़ा ध्यान रखना।
तो सम कुछ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया कुछ एग्जांपल्स हैं, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स ऑफ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के कुछ एग्जांपल्स हैं तो लिख देते हैं यहाँ पे, जैसे पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, ठीक है। अच्छा, एक होता है पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया, तो ठीक है। तो ये सब है, इस ग्रुप में अलग अलग बैक्टीरिया आते हैं, उनके एग्जांपल याद करने की जरूरत नहीं है, इतना ही बहुत है। तो बेटा सर ये है सर ऑक्सीजेनिक और नॉन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस बता दो एक बार फिर से। ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस वो होता है जिसमें ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस ऐसा होगा जिसमें जो हायर प्लांट्स होते हैं वो करते हैं, कुछ और ऑर्गेनिजम्स भी करते हैं। तो ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस में वाटर यूज होता है एज अ सोर्स ऑफ हाइड्रोजन। लाइट आएगी तो वाटर स्प्लिट हो जाता है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन भी निकलते हैं। तो ये हाइड्रोजन का सोर्स कहाँ से मिला? वाटर से। तो ऑक्सीजन रिलीज हो रही है ना यहाँ पर, दिस इज ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस। नॉन ऑक्सीजनिक का एग्जांपल जैसे मैंने बताया, नॉन ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस, नॉन ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस जैसे मैंने अभी बताया कि H2S यूज होता है उसमें। मैं दोबारा बोल देता हूँ, जैसे H2S, लाइट आई, हाइड्रोजन निकला, ठीक है, सल्फर निकला, इलेक्ट्रॉन भी निकले। तो ये जो हाइड्रोजन आ रहा है ये कहाँ से आ रहा है? H2S से आ रहा है। तो इस केस में ऑक्सीजन थोड़ा निकली है, इस केस में क्या निकला है? सल्फर। तो ये कौन से हो गए? नॉन ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस। लाइट तो चाहिए ना, इसको भी चाहिए लाइट, इससे को भी लाइट चाहिए। तो ये ऐसा बैक्टीरिया करते हैं, ऐसा नॉन ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस। ऐसा कौन करता है? जिन पे क्लोरोफिल होता है, प्लांट्स वगैरह करते हैं। तो ये है बेटा, ठीक है। तो ये हमारा खत्म हो गया। जो कल हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कीमो ऑटोट्रॉप्स। तो किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकता है।